तो प्रश्नावली 1.1 में देखिए, आपका तो चैप्टर का नाम हो गया चैप्टर 1 का संबंध और फलन, लेकिन 1.1 में सिर्फ क्या पढ़ना है, संबंध। फलन किस में पढ़ना है, 1.3 से पढ़ना है, ठीक है। तो संबंध 1.1 और 1.2 में पढ़ना है। तो पहले हम संबंध के बारे में सीखेंगे, जब हम 1.3 स्टार्ट करेंगे तो फिर हम फलन के बारे में बताएंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग संबंध के बारे में पढ़ेंगे और प्रश्नावली 1.1 पढ़ेंगे। तो वीडियो को अच्छे से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। 100% आप लोग को समझाने की मैं गारंटी ले रहा हूँ, बस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम समझेंगे कि आखिर रिलेशन यानी संबंध होता क्या है। हम पहले से यहाँ पर लिख कर रखें ताकि हमारा लिखने में टाइम बर्बाद ना हो और आप लोग का भी टाइम बर्बाद ना हो, ठीक है। तो संबंध के बारे में हम यहाँ पर समझाने की कोशिश किया हूँ, एक बार समझिएगा ध्यान से, ठीक है। हमारे दैनिक जीवन में हम संबंधों को चित्रित करने वाले अनेक पैटर्नों के बारे में जानते हैं। जैसे देखो, संबंध कैसा होता है, भाई और बहन में संबंध होता है कि नहीं होता है, पिता और पुत्र में होता है, अध्यापक और विद्यार्थी में होता है। ये सब क्या है, एक संबंध है, ठीक है। इत्यादि गणित में भी बहुत संबंध मिलते हैं। जैसे एम, जैसे मतलब ये तो हम लोग अपने दैनिक जीवन में भाई बहन, पिता पुत्र, अध्यापक विद्यार्थी, माई बाबू, ये सब मतलब होता है ना, तो ये सब हम ले लिए, ठीक है। बट हम जैसे गणित में आते हैं तो संख्या एम संख्या एन से छोटी है, मतलब एम एन से क्या है, छोटी है, संबंध हो रहा है। एम और एन में संख्या क्या संबंध हो रहा है, छोटा होने की। रेखा एल रेखा एम के समानांतर है। समुच्चय ए समुच्चय बी का उप समुच्चय है। ये सब क्या है, एक गणित में संबंध है। तो इन सभी को देखते हैं कि किसी संबंध में ऐसे युग्म सम्मिलित होते हैं जिनके घटक एक निश्चित क्रम में होता है। बात समझ में आया, संबंध इस तरह से हमारे होते हैं। लेकिन हमारा इतना ही से हमारा क्वेश्चन तो बनने वाला नहीं है। इसके बारे में सीख गए कि भाई बहन में एक रिलेशन होता है, संबंध होता है, रेखा एल रेखा एम के समानांतर है, संबंध होता है, तो इतना ही से तो होगा नहीं, इसके बारे में और पढ़ना होगा। तो सबसे पहले हम चलेंगे कि आखिर संबंध किसको कहते हैं। संबंध का एक्यूरेट डेफिनेशन, संबंध देखिए किसको कहते हैं। यदि ए, ध्यान से देखिएगा, यदि ए तथा बी, यदि ए तथा बी कोई दो अरिक्त कहने का मतलब कुछ ना कुछ उसमें है। रिक्त मतलब खाली अ लग गया तो उसमें कुछ ना कुछ है। अरिक्त समुच्चय हो जिसमें ए क्रॉस बी बिलोंग्स टू ए सबसेट। ए क्रॉस बी, इसका नाम जानते हो ना, बताया था आपको पहले वीडियो में कि ए क्रॉस बी सबसेट आर मतलब रिलेशन। तो आर को ए से बी में रिलेशन यानी संबंध, इसको इंग्लिश में रिलेशन और हिंदी में संबंध कहा जाता है, संबंध कहा जाता है। ये होगा संबंध का डिफिनेशन होगा। यदि ए तथा बी कोई अरिक्त समुच्चय हो जिसमें ए क्रॉस बी टोटल किसमें मिलता होगा, आर में, संबंध में, तो आर को ए से बी में संबंध कहा जाता है, ठीक है। एक दूसरा भी इसका डिफिनेशन है, दूसरा जानना चाहते हो तो भी जान लो। यदि ए कोई अरिक्त समुच्चय हो जिसमें ए क्रॉस ए सबसेट आर, तो आर को क्या कहेंगे, संबंध कहेंगे। बात तो कही है, बस आपको समझना है संबंध किसको कहते हैं, ठीक है। अभी बहुत सारे चीज़ आएंगे, जैसे क्वेश्चन आएंगे तो आपको समझ में आएगा किसको हम संबंध कहते हैं, क्या है क्या नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें अभी आप लोग को समझ में आने वाली है, ठीक है। अब देखिए, अब इसके बाद हम तो संबंध के बारे में सीख गए, लेकिन अभी हम सीखेंगे एक नेक्स्ट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रमित युग्म। जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। एक छोटा छोटा टॉपिक जो है ना, बहुत काम देगा आप लोग को अभी, मतलब एक्सरसाइज को सॉल्व करने में, ठीक है। नहीं समझोगे, डायरेक्ट एक्सरसाइज करोगे, समझ में आएगा नहीं। क्रमित युग्म को ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं, ORDERED, ऑर्डर्ड
पेयर। इसका जो डिफिनेशन होता है, ये कहता है कि एक क्रमित युग्म जिसे एक क्रमित युग्म जिसे एक्स वाई दर्शाया जाता है, सॉरी, एक क्रमित युग्म जिसे एक्स वाई दर्शाया जाता है, दो अवयव एक्स बिलोंग्स टू ए तथा वाई बिलोंग्स टू बी, तो उसको क्या कहेंगे हम? उसको हम कहेंगे समुच्चय ए तथा बी क्या है? बराबर हो सकते हैं, ठीक है। जैसे देखिए क्रमित युग्म का और अच्छा से हम समझाना चाहते हैं आप लोगों को। क्रमित युग्म एक्स वाई में एक्स तथा वाई क्रमशः प्रथम घटक एवं द्वितीय घटक कहते हैं। समझ में आया? देखिए इसमें क्या है, बहुत सिंपल है। क्रमित युग्म मतलब जोड़ा, ऑर्डर पेयर, मतलब दो एक साथ है। एक क्रमित युग्म जिसे एक्स वाई से दर्शाया जाता है, मतलब दोनों एक साथ रहेगा, ठीक है। एक्स वाई दर्शाया जाता है, दो अवयव जैसे एक्स बिलोंग करेगा ए में और वाई बिलोंग करेगा बी में, उसको हम क्या बोलेंगे? ए और बी कभी भी बराबर भी हो सकते हैं, जैसे एक्स वाई। तो ऑर्डर पेयर यानी क्रमित युग्म किसको बोलेंगे? जैसे ए 2 3, ये क्या है? एक क्रमित युग्म है। तो 2 3 भी हो सकता है, 3 4 भी हो सकता है, 2 2 भी हो सकता है, मतलब दोनों बराबर भी कभी कभी हो सकते हैं। ये बात हमने आपको पहले ही बता दिया, ठीक है। अभी आएगा एक्सरसाइज में तो बताएंगे वहां पर भी। क्रमित युग्म को एक्स वाई तथा एक्स वाई क्रमशः प्रथम घटक, मतलब एक्स को प्रथम घटक कहेंगे और वाई को द्वितीय घटक कहेंगे। बस आपका अभी इतना ही जानना है, ज़्यादा नहीं। बस आप लिखते चलो अपने कॉपी में, और जब क्वेश्चन आएगा ना तो आप वहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से हम बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए अब हम अगला इसका टॉपिक देखते हैं, दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन। इसके बारे में भी थोड़ा सीख लेते हैं, ठीक है। दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, 11th क्लास में पढ़ना था, पढ़े होंगे तो ठीक है, नहीं तो पढ़ लीजिए, ठीक है। दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन, इसको इंग्लिश नाम जानना चाहते हैं तो लिख देते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। ओके, तो दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन जो होता है, इसका जो डिफिनेशन होता है, ये कहता है कि यदि हमारा मान लो कि एक्स वाई है, ठीक है, और ये बिलोंग कर रहा है ए और बी में, ठीक है, ए और बी में बिलोंग कर रहा है, तो इसका कहने का मतलब होता है कि एक्स जो है वो ए में जाएगा और जो वाई है वो बी में जाएगा, ये कहता है, ठीक है। तो आपको अभी समझ में नहीं आया होगा तो आपको हम एग्जाम्पल लेकर के बताएंगे, ठीक है, ताकि आपको 100% समझ में आ जाए, क्योंकि कार्तीय गुणन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे अभी प्रश्नावली 1.1 के लिए, ठीक है। तो लेते हैं कि यदि एग्जाम्पल कि a बराबर 1 2 और b बराबर 3 4, तो a क्रॉस b क्या होगा? देखो सबसे पहले क्या करते हैं, लिखेंगे 1 2 क्रॉस 3 4। कैसे कराते हैं ध्यान दीजिएगा, पहले 1 को 3 से कराएंगे तो 1 3 हो गया, फिर 1 को 4 से कराएंगे, 1 4 हो गया, फिर 2 को 3 से कराएंगे, 2 3 हो गया, फिर 2 को 4 से कराएंगे, 2 4 हो गया। यही जो आया हमारा ये कार्तीय गुणन आया। क्या आया? कार्तीय गुणन आया। इससे आप हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। एक बात और याद रखिएगा, यहाँ पर इंपॉर्टेंट होता है कि a क्रॉस b
ठीक है। ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस ए। मान लीजिए कोई आपसे बोल दे कि मान लो कि आप ए क्रॉस बी निकाले हो, आप बी क्रॉस ए निकालेंगे और इसका वैल्यू और इसका वैल्यू दोनों का सेम होगा, तो आप कहिएगा कि कभी नहीं, दोनों कभी बराबर नहीं हो सकता है। भले ही इसका नंबर ऑफ ए क्रॉस बी इजकल टू नंबर ऑफ बी क्रॉस ए। कहने का मतलब है कि ए क्रॉस बी का नंबर ऑफ ए क्रॉस बी कहने का मतलब है कि ए और बी का जो संख्या है और बी क्रॉस ए की जो संख्या है दोनों बराबर हो सकते हैं, लेकिन दोनों का वैल्यू बराबर नहीं हो सकता। जैसे 1 2 3 4, इसका 4 आया, इसको भी करेंगे तो 1 2 3 4 ही आएगा। तो नंबर ऑफ ए क्रॉस बी नंबर ऑफ बी क्रॉस ए बराबर हो सकते हैं, लेकिन ये कभी दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं हो सकते हैं। आप हमेशा इसे याद रखिएगा, ठीक है। अब इसको हम संबंध में कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा उसको भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं, ठीक है, ताकि हमारा बाद में कन्फ्यूजन न रहे। देखो जैसे मान लो कि ए बराबर ले लिए 1 2, ठीक है, और बी बराबर ले लिए 3 4, ओके। तो यहाँ से पहले हम ए क्रॉस बी निकालते हैं। ए हो जाएगा 1 से और 3 से 1 3, 1 4 और 2 3, 2 4 हो गया जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाले तो, ठीक है। आपके क्वेश्चन में दिया है R1 बराबर है कि 1 3 1 4, और ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। R2 बराबर है कि 2 3 2 4, और R3 बराबर है 1 3 2 3 2 4 1 4, और R4 बराबर दिया है 2 9 2 8 2 7 3 2, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखो जैसे इसमें आपसे पूछ दिया जाएगा कि बताइए ये जो ए क्रॉस बी दिया हुआ है आपका, ये R1 इसका रिलेशन है, R2 इसका रिलेशन है, R3 इसका रिलेशन है, R4 इसका रिलेशन है, तो बताइए चूज करके। तो देखो R1 जो है इसमें पूरा का पूरा मिल जाएगा, 1 3 1 4 यानी पूरा मिल जा रहा है। R2 भी देख लो 2 3 2 4, ये भी मिल जा रहा है। R3 भी पूरा का पूरा मिल जा रहा है, लेकिन R4 देखो नहीं मिल पा रहा है। तो हम क्या कहेंगे कि R1 R2 R3 ये बिलोंग कर रहा है ए क्रॉस बी में, परंतु R4 नॉट बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको लिखने का मतलब हिंदी में यदि लिखना चाहते हो तो ऐसे भी लिख सकते हो कि R1 R2 R3 ए से बी में संबंध है, ए से बी में संबंध है, लेकिन R4 में संबंध नहीं है, संबंध नहीं है। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह का भी क्वेश्चन आएंगे। अभी तो ये सब छोटा छोटा चीज़ बता रहे हैं आप लोगों को, एग्जाम्पल बता रहे हैं, लेकिन अभी बहुत अच्छा लगेगा जब आप पर्सनाली 1.1 पढ़ेंगे। अब ये सब चीज़ें नहीं पढ़ेंगे तो मज़ा नहीं आएगा यार, ये मैं गारंटी कर रहा हूँ, ठीक है। इसलिए सब ध्यान से पढ़िए, ओके। अब जो आपका मेन टॉपिक है वो आता है संबंध का वर्गीकरण, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पेज तो खत्म हो गया। संबंध का वर्गीकरण ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से पढ़िएगा, नहीं तो फिर आपको पर्सनली 1.1 बिल्कुल समझ में नहीं आने वाला है। ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, और यही थ्योरी का मतलब लास्ट टॉपिक है, संबंध का वर्गीकरण। इसी पर पूरा पर्सनली 1.1 है, संबंध का वर्गीकरण। इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रिलेशन, ये होता है, ठीक है। तो संबंध का वर्गीकरण निम्नलिखित भागों में किया गया है। तो क्या कैसे पढ़ेंगे, पहले हम लिखेंगे संबंध का वर्गीकरण, संबंध का वर्गीकरण निम्नलिखित भागों में किया गया है, निम्नलिखित
भागों में किया गया है। ठीक है, तो पहला जो संबंध को मतलब निम्नलिखित भाग में बांटा गया है। पहला है रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय नहीं संबंध, समुच्चय थोड़ी पढ़ रहे हैं, संबंध पढ़ रहे हैं ना। तो रिक्त संबंध, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एम्प्टी रिलेशन। इसका जो डिफिनेशन होता है सीखना बहुत जरूरी है। जो भी लिखवाएंगे सारे को डिफिनेशन जानना जरूरी है, तभी आपसे क्वेश्चन बन पाएगा। यदि समुच्चय ए का कोई भी अवयव ए के किसी भी अवयव से समबंधित न हो तो समुच्चय ए के उस संबंध को एक का रिक्त समुच्चय कहते हैं। एक का रिक्त समुच्चय नहीं, रिक्त संबंध कहते हैं। यहाँ भी समुच्चय नहीं होगा, संबंधी होगा। यदि संबंध ए का, ठीक है, क्योंकि हम लोग संबंध पढ़ रहे हैं ना, तो समुच्चय कहाँ से आ गया बात। तो रिक्त संबंध उसको कहेंगे यदि संबंध ए का कोई भी अवयव ए के किसी भी अवयव से संबंधित न हो तो समुच्चय ए को उस संबंध को रिक्त संबंध कहेंगे। मतलब उससे कोई अवयव संबंधित, मतलब एक दूसरे से मिलता जुलता नहीं होगा तो हम उसको रिक्त संबंध, मतलब कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। यदि नहीं मिलेगा तो उसको रिक्त संबंध कहेंगे। रिक्त मतलब खाली होता है। ठीक है, चलिए अब हम इसका दूसरा देखते हैं। 2 नंबर, सार्वत्रिक समुच्चय। सार्वत्रिक समुच्चय बार बार बोल रहे हैं संबंध, तो सार्वत्रिक संबंध, इसको इंग्लिश में बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, तो इसका जो डिफिनेशन होता है, यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव ए के किसी भी, ए के सभी अवयव से संबंधित हो तो वह संबंध समुच्चय ए का सार्वत्रिक संबंध कहलाता है। सार्वत्रिक संबंध कहलाता है। अब ये मत समझिए कि यहाँ पर भी संबंध होगा, नहीं, समुच्चय ही होगा। यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव ए के सभी अवयव से संबंधित हो, उसे संबंध समुच्चय ए का सार्वत्रिक संबंध कहलाएगा। मतलब कि सार्वत्रिक कहने का मतलब उसका सब मिलना चाहिए। ठीक है, सभी अवयव क्या हो, एक दूसरे से संबंधित हो, उसको हम बोलेंगे सार्वत्रिक संबंध। और मेन जो आता है तीसरा, यहीं से स्टार्ट होगा और इसी पर आपका समतुल्य, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के व्यू से। ठीक है, समतुल्य संबंध, समतुल्य हो गया। अब और सारे ढेर सारे हैं जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ना होगा, ध्यान देना होगा। ठीक है, यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव स्वयं से आर द्वारा, आर मतलब रिलेशन द्वारा
संबंध हो तो ऐसे संबंध R को समतुल्य संबंध कहा जाता है। यदि समुच्चय A का प्रत्येक अवयव संबंध से स्वयं, संबंध नहीं, अब प्रत्येक अवयव स्वयं से R द्वारा संबंध हो तो ऐसे संबंध को R यानी संबंध को समतुल्य संबंध कहा जाता है। देखिए, कहने का मतलब है कि ये खुद से हो, जैसे आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो ऐसे समझिए, जब x, x मतलब जो यहाँ पर होगा वही यहाँ पर होगा, 1 तो 1, 2 तो 2, 3 तो 3, दोनों जगह सेम होगा, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, उसी को हम बोलेंगे समतुल्य संबंध। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं? समझे? एग्जाम्पल देख लो, जैसे 2 2, 3 3, 4 4, ये सब समतुल्य होते हैं। अब ये नहीं कि 2 3, 3 4, ये सब नहीं होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, समतुल्य संबंध में दोनों जगह क्या होगा, सेम होगा, उसको हम समतुल्य संबंध बोलेंगे। और इस पर हमारा बहुत सारा क्वेश्चन आने वाला है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है समित, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना होगा। ठीक है, समित संबंध, सिमेट्रिक रिलेशन, 4 नंबर होगा ना। समित संबंध, सिमेट्रिक रिलेशन। ओके, देखिए इसका जो डेफिनेशन होता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि ये कोई अरिक्त समुच्चय हो जिसमें R को समित संबंध कहा जाता है, समित संबंध कहा जाता है। जब, आपको समझ में नहीं आता समझ लीजिए, जब x, y बिलोंग करता होगा R में तो y x भी बिलोंग करता होगा R में, तो उसको हम क्या बोलेंगे, समित संबंध। मतलब यहाँ पर x y, तो यहाँ पर y x होना चाहिए। इसका मतलब हुआ, देखो आपको समझाते हैं थोड़ा सा अलग भाषा में। इसका मतलब है कि जो संबंध x और y के बीच में है, यदि वही संबंध y और x के बीच में हो तो उस संबंध को समित संबंध कहते हैं। समित संबंध कहते हैं। ये आपका ये समझे, ठीक है? नहीं समझ में आया? समझो फिर से। कह रहा है कि यदि ए कोई अरिक्त समुच्चय हो जिसमें R कोई समित संबंध कहा जाता है, कब? जब x y बिलोंग कर रहा R में तो y बिलोंग करना चाहिए x में, मतलब y x बिलोंग करना चाहिए R में। इसका मतलब है कि जो संबंध x y के बीच में है, यदि वही संबंध y और x के बीच में हो तो उस संबंध को समित संबंध कहते हैं। जैसे यदि मान लो कि 1 2 बिलोंग कर रहा है R में, तो आपको 2 और 1 बिलोंग करना चाहिए R में। 1 2 तो 2 1, 3 1 तो 1 3, इस तरह से होना चाहिए। x y तो y x होना चाहिए। इस तरह से रहेगा तो उसको बोलेंगे समित संबंध। अभी हमको बहुत सारी चीज़ बताएंगे, आप टेंशन ना लो, ठीक है? बस आप देखते चलो। 5वां देखो, संक्रमांक होता है।
संक्रामक संबंध, इसका इंग्लिश होता है ट्रांजिटिव रिलेशन। इसका परिभाषा होता है कि यदि एक्स वाई मान लो बिलोंग कर रहा है आर में एवं वाई जेड बिलोंग कर रहा है आर में, तो यहाँ पर एक्स और जेड भी बिलोंग करना चाहिए आर में हो, तो हम क्या बोलेंगे, उससे संक्रामक संबंध कहते हैं, जिसमें एक्स वाई जेड बिलोंग करना चाहिए रिलेशन ए में। देखो संक्रामक का मेन मतलब है कि एक्स वाई हो और वाई जेड हो। जब एक्स वाई बिलोंग कर रहा है आर में और वाई जेड बिलोंग कर रहा है आर में, तो एक्स और जेड ये भी बिलोंग करना चाहिए आर में, तो उसको हम बोलेंगे संक्रामक संबंध। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी बताएंगे जब क्वेश्चन आएगा तो ध्यान से। लास्ट आता है तुल्यता संबंध, और यही है, उसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तुल्यता संबंध, इसको इंग्लिश होता है इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, ये कहता है कि वह संबंध जो समतुल्य, समित तथा संक्रामक हो, उसे तुल्यता संबंध कहते हैं। देखो तुल्यता संबंध में क्या होता है, समतुल्य भी हो, समित भी हो तथा संक्रामक भी हो, उसको हम क्या बोलेंगे, तुल्यता संबंध कहते हैं। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। ठीक है।